हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग हॉब्स को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की ही वीडियो में हम हॉब्स को कंप्लीटली यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। और जो इसके अलावा अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा वो होगा जॉन लॉक के ऊपर। तो चलते हैं पहले हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों पर। अब देखिए, पहला पॉइंट, संप्रभुता या प्रभुसत्ता का विचार सबसे पहले 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक जियां बोदा ने रखा था। ठीक है, अगर संप्रभुता की बात आए तो संप्रभुता का जनक कौन किसको माना जाता है? बोंदा को माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ द सॉवर्निटी इज कॉल्ड द जीन बोदा। ठीक है, जीन बोदा को जो है, जीन बोदिन को जो है हम संप्रभुता का जनक मानते हैं। ठीक है, जिसने कि हॉब्स से पहले संप्रभुता का विचार दिया था, लेकिन इसने एक बेसिकली क्या कह सकते हैं कि हॉब्स ने जो संप्रभुता को असीम शक्तियां दी, वो असीम शक्तियां जो है बोदा संप्रभुता को प्रदान नहीं कर पाया। लेकिन बोदा का उद्देश्य था कि एक निरंकुश, एक सर्वशक्तिमान संप्रभुता संपन्न राज्य का निर्माण किया जाए, लेकिन इसने संप्रभुता पर कहीं ना कहीं कुछ दैवीय कानून या नैतिक कानूनों का प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखते हैं, बोदा संप्रभुता को एक पूर्ण शक्ति, एब्सोल्यूट पावर के रूप में विकसित करना चाहता था, परंतु इसका विवेचन करते करते उसने कुछ ऐसी मर्यादाएं निर्धारित कर दी जो इसे का मतलब है जो इसे संपूर्ण शक्ति बनाने से रोकती थी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है बोधा जो है संप्रभुता को एक पूर्ण शक्ति बनाना चाहता था, लेकिन उसने जाने अनजाने में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्धारित कर दी, कुछ ऐसी मर्यादाएं निश्चित कर दी जो संप्रभुता को पूर्ण शक्ति बनने से क्या करती थी? रोकती थी। लेकिन हॉब्स ने संप्रभुता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया। यानी कह सकते हैं कि हॉब्स की संप्रभुता क्या है? अमर्यादित है, निरंकुश है और इसके पास एब्सोल्यूट पावर है। The idea of sovereignty was the first proposed by the 16th century French philosopher Jean Bodin. ठीक है, Bodin wanted to develop sovereignty as an absolute power, but while explaining it, he set some limitation that prevented it from becoming absolute power. ठीक है, इतना क्लियर है? तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। हॉब्स ने अपनी चिंतन शैली के अंतर्गत इन कमियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। कौन सी कमियां? जो कमियां, मतलब कमियों का तात्पर्य यहां पे है कि जो बोदा ने संप्रभुता के ऊपर जो कमियां कर दी या संप्रभुता की ऊपर जो सीमा लगा दी, उस सीमा को दूर करने का प्रयास किसने किया है? हॉब्स ने किया है। ठीक है, और संप्रभुता के विचार को पूर्ण शक्ति की संकल्पना के रूप में हॉब्स ने प्रस्तुत कर दिया। यानी अब बोदा ने जो संप्रभुता के ऊपर जो लिमिटेशन लगाए थे, जो नियंत्रण लगाए थे, उस नियंत्रण को, उस लिमिटेशन को हॉब्स ने खत्म कर दिया। डी सीवे रचना में हॉब्स जो है डोमिनियन या सार्वभौमिक सत्ता की बात करता है। ये बात आप रखेंगे याद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हॉब्स ने अपनी कौन सी रचना में? डी सीवे में डोमिनियन या सार्वभौमिक सत्ता की बात करता है। डायरेक्टली वो कहीं भी संप्रभुता की बात ऐसा नहीं करता, बल्कि संप्रभुता के स्थान पर उसने किस शब्द का प्रयोग किया है? डोमिनियन या सार्वभौमिक सत्ता की बात करता है। हॉब्स sought to overcome these shortcomings in the style of thinking and presented the idea of sovereignty as the concept of absolute power. In the work of D. Shive, हॉब्स talks about dominion और universal power. ठीक है, तो हॉब्स ने डोमिनियन और यूनिवर्सल पावर के बात में, यूनिवर्सल पावर के बारे में बात करता है, या डोमिनियन या सार्वभौमिक सत्ता के बारे में बात करता है संप्रभुता की जगह। अब यहां पे देखते हैं, इस संबंध में शेवाइन का मानना है संप्रभुता के संबंध में कि थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को उन अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोदा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। ठीक है, तो बोदा ने, शेवाइन कह रहा है कि बोदा ने जो संप्रभुता के ऊपर जो आवश्यक अयोग्यताएं आरोपित कर दी, जो संप्रभुता के ऊपर बोदा ने
जो क्या कहते हैं लिमिटेशन लगाई थी, हॉब्स ने क्या किया, उसको उस लिमिटेशन को समाप्त कर दिया। अब देखिए हॉब्स की संप्रभुता और कैसी है, संप्रभुता का आदेश ही हॉब्स कहता है कानून है, यानी संप्रभु व्यक्ति का आदेश क्या होगा, कानून होगा। संप्रभुता न्याय सम्मत व कानून सम्मत है, यानी हॉब्स की जो संप्रभुता आई है वो कैसी आई है, न्यायपूर्ण तरीके से इसका उदय हुआ है और कानूनी तरीके से यह आई हुई है। इस प्रकार थॉमस हॉब्स जो है वैधानिक संप्रभुता का समर्थक है। ये बात ध्यान रखना, थॉमस हॉब्स जो है कानूनी संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता का समर्थक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थॉमस हॉब्स की संप्रभुता नैतिक संप्रभुता पर आधारित है या नैतिकता पर आधारित है, तो नहीं, थॉमस हॉब्स की संप्रभुता वैधानिकता पर आधारित है, या कह लें कि हॉब्स की संप्रभुता कानूनी संप्रभुता। In this regard, Sabine says that Thomas Hobbes completely freed sovereignty from those disabilities which Bodin had essentially mentioned. ठीक है, the order of sovereignty is law. Sovereignty is just and legal. ठीक है, sovereignty कैसी है, just and legal है। Thus, Thomas Hobbes is a supporter of legal sovereignty. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो थॉमस हॉब्स है वो लीगल सॉवरेंटी को सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं संप्रभुता जो है, हॉब्स की संप्रभुता और कैसी है, संप्रभुता व्यक्ति के कार्यों और विचारों दोनों में हस्तक्षेप कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थॉमस हॉब्स की संप्रभुता जो है इतनी सर्वोच्च है कि व्यक्ति के कार्य और व्यक्ति के विचार दोनों में हस्तक्षेप करने का अधिकार उसे हॉब्स ने दे दिया है। संप्रभु को सर्वसाधारण पर असीमित अधिकार प्राप्त है, यानी जो संप्रभु है, संप्रभु का मतलब जो राज्य है, जो राजा है, या कह लें जो लेवियाथन है, यही क्या है, संप्रभु है। इसके पास क्या है, असीमित अधिकार है, जो जनसाधारण के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है। संप्रभु कानून का निर्माता और व्याख्याकार दोनों है। संप्रभु का मतलब फिर यहाँ पे आप राजा या राज्य को रख सकते हैं, लेवियाथन को रख सकते हैं, यानी कि राजा और राज्य या संप्रभु जो है कानून का निर्माण भी कर सकता है और कानून की व्याख्या भी कर सकता है। संप्रभु जो है संपत्ति का सृजनहार भी है, अतः संप्रभुता को संपत्ति के नियमन का भी अधिकार दिया गया है। ये संपत्ति के संबंध में कानून बना सकता है संप्रभुता। ठीक है, और संपत्ति का कैसे जो है, प्रॉपर्टी को कैसे एक्वायर किया जाएगा, संपत्ति कैसे सृजन किया जाएगा, संपत्ति का निर्माण कैसे किया जाएगा, इन सब का भी जो है संप्रभुता जो है, इन सब बातों का भी वो निर्धारण कर सकता है प्रॉपर तरीके से। तो हॉब्स की संप्रभुता क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बिल्कुल लिमिटलेस है, इसके पास अनलिमिटेड पावर है। sovereignty कैन बी इंटरफेस इन बोथ द एक्शन एंड थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। The sovereign has unlimited authority over the general public. The sovereign is both the maker and the interpreter of the law. The sovereign is the creator of property. Hence, sovereignty also has the right to regulate property. ठीक है, तो sovereignty क्या है, इसकी सर्वोच्च पावर है इसके पास, ये प्रॉपर्टी को क्रिएट भी कर सकता है, प्रॉपर्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना सकता है। सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत भी कौन है, संप्रभु है। यानी जितने भी अधिकारी हैं हॉब्स के राज्य में, उन सब के पास जो भी सत्ता है, जो भी पावर है, उन सब का स्रोत कौन है, संप्रभु है, क्योंकि संप्रभु ने ही अधिकारियों का निर्माण किया है, अधिकारियों की नियुक्ति की है, कानून उसी ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कुछ भी है वो क्या है, संप्रभुता के साथ ही आया हुआ है। सेबाइन के अनुसार, सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता को क्या बोला, काल्पनिक निगम की संज्ञा दी है। तो ये याद रखेंगे, खास करके वे बच्चे जो बीपीएससी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टीजीटी खास करके यूपी टीजीटी, इस तरीके के एग्जाम में वहां पे बहुत ज्यादा कोटेशंस पूछते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने लास्ट में कुछ आपके 20 से 30 कोटेशंस को ऐड किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप प्लीज देख लीजिएगा लास्ट में। समस्त विधायी कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियां किसमें निहित होंगी, संप्रभु में निहित होंगी, या कह लें राजा में निहित होंगी, या फिर कह लें राज्य में निहित होंगी, या फिर कह लें लेवियाथन में निहित होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक ही नाम है, नाम के अलग अलग
अलग अलग नाम है पर मतलब क्या है सबका एक ही है, ठीक है। तो हॉब्स कह रहा है कि समस्त जितने भी विधायी कार्य हैं, जितने भी कार्यपालिका संबंधी हैं, जितने भी न्यायपालिका संबंधी कार्य हैं, ये सारी शक्तियां किसमें पाई जाएंगी? एक संप्रभु में पाई जाएगी, या एक राज्य में या एक लेवियाथन में पाई जाएगी। संप्रभु के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं, यानी एक बार समझौता करने के बाद लोगों ने आपस में समझौता करके जो अधिकार संप्रभुता को दे दिया गया, यानी जो अधिकार लेवियाथन को दे दिया गया, अब उस अधिकार में परिवर्तन नहीं कह सकता। परिवर्तन करने का मतलब है कि अब हम दोबारा पुनः प्राकृतिक अवस्था में वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये संप्रभु के अधिकार कैसे हैं? अपरिवर्तनीय हैं, अहस्तांतरणीय हैं और अविभाज्य भी हैं, यानी इसका विभाजन भी नहीं किया सकता और इसको ट्रांसफर भी नहीं किया सकता। यानी एक बार समझौता होने के बाद समझौते में कोई परिवर्तन नहीं किया सकता। समझौते में परिवर्तन करने का तात्पर्य क्या है? पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौटना है। चलिए आगे देखते हैं। The sovereign is also the original source of the power of all officials. Sabine has termed Hobbes' sovereignty as an imaginary corporation. All legislative, executive, and judiciary power is vested in the sovereign. The sovereign's authority is irrevocable, inalienable, and इनविजिबल, ठीक है, इनडिविजिबल। तो इसकी जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है जो हॉब्स की, ये ना तो ट्रांसफर किया सकती है और ना ही इसको चेंज किया जा सकता है और ना ही इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हॉब्स की संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च है, असीम है, अदेय है, अविभाज्य है। अब देखिए हॉब्स ने संप्रभुता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला अगर बात करें तो स्थापित संप्रभुता है, स्टैब्लिश सॉवरेंटी है। दूसरी अगर बात करें अर्जित संप्रभुता है या अक्वायर्ड सॉवरेंटी है, ठीक है। अब देखते हैं स्थापित संप्रभुता क्या होती है। सभी लोग अपनी इच्छा से अपने समस्त अधिकार किसी को सौंप देते हैं तो स्थापित संप्रभुता होती है। यानी अगर यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर के, है ना, इस संप्रभुता के अंदर या इस संस्था के अंदर अपने सारे अधिकारों को ट्रांसफर कर दिया सबने, तो ये संप्रभुता कैसी संप्रभुता कहलाएगी? स्थापित संप्रभुता। यानी कि लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा एक संप्रभुता का निर्माण किया, जो क्या होगी? स्थापित संप्रभुता कहलाएगी, ठीक है। थॉमस हॉब्स का कॉमनवेल्थ जो है स्थापित संप्रभुता पर आधारित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि थॉमस हॉब्स का जो राज्य है या कॉमनवेल्थ है वो किस बेस पर आधारित है? तो स्थापित संप्रभुता के ऊपर आधारित है। When all people voluntarily hand over all their rights to someone, then there is a established sovereignty, ठीक है। थॉमस हॉब्स कॉमनवेल्थ इज द बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड सॉवरेंटी, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर वे में समझनी है। अब देखते हैं दूसरी संप्रभुता, अर्जित संप्रभुता। कैसी संप्रभुता? ठीक है, जब लोग मृत्यु के बंधन के भय से किसी को अधिकार दे देते हैं तो वह अर्जित संप्रभुता होती है। When people give up authority to someone under the fear of death or bondage, it is acquired sovereignty, ठीक है। तो एक जो होती है स्थापित संप्रभुता होती है और एक होती है अर्जित संप्रभुता, ठीक है। यानी कि लोग अगर अपने जीवन के भय से, ये भी प्राकृतिक अवस्था से ही जुड़ी हुई है ना, तो ये भी हॉब्स के विचारों से जुड़ा हुआ है। तो हॉब्स ने कहा संप्रभुता दो टाइप्स की होगी। एक, लोग जो है अपनी इच्छा से, ठीक है, जब लोग अपनी इच्छा से, ये बात ध्यान रखना कि लोग जब अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जब किसी संप्रभुता का निर्माण करें, किसी राज्य का निर्माण करें, किसी राजा का निर्माण करें, तो ऐसे में जो संप्रभुता आएगी वो क्या होगी? स्थापित संप्रभुता होगी, क्योंकि लोगों ने इस संप्रभुता की स्थापना की। लेकिन वहीं पर जब लोग डर के कारण, अपने जीवन को बचाने के कारण किसी संप्रभुता का निर्माण करते हैं, तो वह संप्रभुता क्या कहलाएगी? अर्जित या अक्वायर्ड सॉवरेंटी कहलाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि संप्रभुता दो टाइप्स की होती है। गैटल कहता है हॉब्स की संप्रभुता के बारे में। गैटल ने बोला कि हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने संप्रभुता के बारे में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो, ठीक है। तो ये गैटल है, आप इसको टीजीटी या बीपीएससी या DSSB के एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब गैटल वगैरह जो हैं
पीजीटी के लिए भी एग्जाम में आता है, पर गैटेल वगैरह के स्टेटमेंट जो है नेट के पेपर में नहीं आते। थोड़ा सा आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो इसको आप स्टेटमेंट को अवॉइड कर दें। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑल ओवर मिलाकर के सारी एग्जाम की है तो आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं। फिर क्लेरेंडन कहता है, इस प्रकार की युक्तियों से राजतंत्र का समर्थन करने वाला हॉब्स यदि उत्पन्न ही ना हुआ होता तो क्या होता, बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर वाहन भी ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है कि हॉब्स ही एक ऐसा दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम इस बात का अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता का है। उसने ही संप्रभुता के स्थान, कार्यों, सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वॉहन कहता है, हॉब्स इज द फिलोसोफर who first realized that the fundamental idea in the complete theory of the state is that of sovereignty, and he stressed the necessity of determining the location, function and the limits of sovereignty। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। वो स्टेटमेंट आपकी मर्जी है, नेट के पेपर में तो नहीं आते। हालांकि आप अगर पीजीटी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हॉब्स के देखते हैं नागरिक कानून के ऊपर विचार या सिविल लॉ के ऊपर इसके क्या आइडियाज हैं, कैसे इसके विचार हैं। हॉब्स के अनुसार कानून की परिभाषा जो है, वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि हॉब्स कहना चाहता है कि संप्रभु का आदेश ही क्या है, संप्रभु का आदेश ही कानून है। ठीक है, तो हॉब्स कह रहा है कि कानून उस व्यक्ति का आदेश है जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च सत्ता जिसके पास है, जो यह आदेश देता है कि दूसरे व्यक्ति उसके आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, यानी सर्वोच्च सत्ता का मतलब है कि एक ऐसा राज्य या एक ऐसा राजा या एक ऐसा लेवियाथन जिसके पास असीम शक्ति है, असीम सत्ता का उपयोग करने का अधिकार है, और उसकी ही सारी बातें क्या हैं, अधिकार बन जाती हैं। उसके आदेश ही क्या बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं, ऐसा हॉब्स ने बोला है। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता जो है, संप्रभुता का आदेश ही क्या है, नागरिकों के लिए विधियां हैं, या संप्रभुता का आदेश ही नागरिक विधियां हैं या कानून है। संप्रभु ही विधि का एकमात्र स्रोत और व्याख्याकार है। यानी जो संप्रभु है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो लेवियाथन हो, ठीक है, वही क्या है, वही विधि का, वही कानून बनाने का एकमात्र स्रोत है, और वही कानून की व्याख्या भी कर सकता है। इसके अलावा हॉब्स के संप्रभुता में या हॉब्स के विचारों में कोई दूसरा तत्व नहीं है जो कानून की व्याख्या और कानून का निर्माण कर सके। तो इस तरीके से हॉब्स के बारे में आप कानून के विचारों पर सोच सकेंगे कि हॉब्स कानून का निर्माता उसको मानता है जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है या सर्वोच्च संप्रभुता है। डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द रियल लॉ इज द कमांड ऑफ द पर्सन हु हैज द राइट टू कमांड अदर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, the command of the sovereign is the civil law. The sovereign is the only source and interpreter of the law. sovereign के पास ही ऐसा सोर्स है कि वह इंटरप्रेट कर सकता है और किसी भी कानून को वह एक्सप्लेन कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, और उसका जो है एक तरीके से कह लें उसका निर्माण भी कर सकता है। ठीक है, संप्रभु कानून का निर्माता तो है, लेकिन स्वयं के कानून के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। अब देखो, हॉब्स कह रहा है कि जो संप्रभु है, संप्रभु कोई भी हो सकता है, चाहे राजा हो, चाहे राज्य हो, चाहे लेवियाथन हो, चाहे संप्रभुता खुद ही क्यों ना हो ना। हॉब्स कह रहा है जो संप्रभु है कानून का निर्माता है ना, लेकिन संप्रभु कानून तो बनाता है, लेकिन उस कानून को वह स्वयं पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये कानून का पालन कौन करेगा, व्यक्ति करेंगे। ठीक है, संप्रभु किसी भी कानून को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब देखो हॉब्स का संप्रभु जो निकला हुआ है, हॉब्स का राज्य जो निकला हुआ है, वो समझौते के द्वारा निकला हुआ है, समझौते के परिणाम स्वरूप निकला हुआ है ना। अब देखो, ये लोगों ने आपस में समझौता किया, समझौता करके एक संस्था का निर्माण किया, लेवियाथन का या राज्य का या राजा नामक संस्था का, किसी भी संस्था का निर्माण किया। तो राज्य, राजा या संप्रभुता जो है समझौते का क्या है, समझौते का परिणाम है। यह ध्यान रखना, समझौते का क्या है, परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए जब समझौते का ये भाग नहीं है तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता। एक तो पहली बात। दूसरी बात, संप्रभु क्या है, संप्रभु किसी भी व्यक्ति के बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे उसके द्वारा स्वयं बनाया गया ही कानून क्यों ना हो। हॉब्स के अनुसार कानून का सार उसमें निहित शक्ति है। ठीक है, हॉब्स कह रहा है शक्ति के द्वारा ही कोई कानून बनाया जा सकता है, या कानून का जो सार होता है, जो समरी होता है, वो शक्ति में निहित होता है। शक्ति के बिना कानून क्या है, अर्थहीन विडंबना मात्र रह जाता है। तो ऐसा हॉब्स का मानना है। द सॉवरेन इज द क्रिएटर ऑफ लॉज बट इज नॉट बाउंड टू ओबे दोज लॉज विद द रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द एसेंस ऑफ लॉ इज द पावर इनहेरेंट इन इट। ठीक है, विदाउट पावर लॉ बिकम्स अ मीनिंगलेस एंड आयरनी। ठीक है, तो बिना पावर के जो है लॉ क्या हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है और आयरनी जैसा फील होने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कानून के संबंध में हॉब्स के क्या विचार हैं। अब देखो, हॉब्स का स्टेटमेंट है, कहता है कि तलवार के बिना समझौते क्या हैं, शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। तो ये हॉब्स का स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आई थिंक नेट के पेपर में आया हुआ भी है शायद से। संप्रभु को अधिक विधियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लागू कराना क्या होता है, लागू करना कठिन हो जाएगा। साथ ही जनता के हृदय में विधियों के प्रति सम्मान में भी कमी आ जाएगी। आप देखो, अब चाहे आप ही मान लो किसी के बॉस हो, अगर एक तरीके से आप एक व्यक्ति के लिए आप बहुत ज्यादा कानून बनाने लग जाओगे तो एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, यार यार पागल इंसान है हमारा बॉस, बहुत सारा कानून बनाता रहता है हमेशा, है ना। तो इसलिए हॉब्स कहता है कि जो संप्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, जो राजा है या जो राज्य है, उसको बहुत ज्यादा कानून नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, एक तो इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा कानून बनाने से क्या होगा, कानून को लागू कराना कठिन हो जाएगा। कौन कौन से कानून को आप लागू कराओगे, है ना। दूसरी बात, ज्यादा कानून होने से जनता के मन में एकदम बेकार की भावना आती है, यार इतना सारा कानून बना दिया हमारा राजा, हम कैसे फॉलो करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये बातें भी आती हैं। तो इसीलिए हॉब्स कहता है कि राजा को या संप्रभु को कभी भी बहुत ज्यादा अधिक कानून नहीं बनाने चाहिए, कानून बनाओ एक लिमिट में बनाओ। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको समझना है। थॉमस हॉब्स, एग्रीमेंट्स विदाउट द स्वॉर्ड आर mere words powerless. The sovereign should not make too many laws as they will become difficult to enforce. ठीक है, बहुत ज्यादा कानून नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उनको इन्फोर्स करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। एंड पब्लिक विल लूज रिस्पेक्ट फॉर देम, और पब्लिक अपनी रिस्पेक्ट भी खो सकती है उस कानून को फॉलो करने में। तो इस तरीके से हॉब्स जो है कानून के बारे में बातों को बताता है। फिर आगे चल के हॉब्स ने कानून को दो टाइप्स में बांट दिया है, पहला एंड दूसरा, वितरणात्मक या निषेधात्मक कानून, दूसरा आज्ञा पालन या आज्ञात्मक या दंडात्मक विधि, इंजेक्टिव और प्यूनिटिव। ठीक है, तो दो तरीके से इसने बताया है। देखो इसमें क्या है, वितरणात्मक या निषेधात्मक विधि में क्या है, इसमें नागरिकों को वैध अवैध कार्यों के बारे में बताया जाता है। तो यह ऐसी विधि होती है जिसमें नागरिकों को शिक्षा दिया जाता है कि कौन सा कानून, ये कौन सा कार्य जो है सही है, कौन सा कार्य गलत है, कौन सा वर्क आपका वैलिड है और कौन सा आपका इनवैलिड है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है वितरणात्मक या निषेधात्मक कानून के बारे में बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज्ञात्मक कानून या दंडात्मक विधि के बारे में कह रहा है हॉब्स, इसमें राज्य के मंत्रियों को जनता के प्रति अपराध के अनुसार क्या दंड विधान है इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हॉब्स कह रहा है कि आज्ञात्मक या दंडात्मक विधि में, कि हॉब्स कह रहा है कि राज्य के मंत्रियों को क्या करना चाहिए, जो राज्य के मंत्री हैं, जो स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे, है ना, उनको जनता के प्रति क्या करना चाहिए, जनता ने जो अपराध किया है या जनता जो अपराध करेगी उस अपराध का क्या दंड होगा, इसके बारे में मंत्रियों को जनता को बताना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार जनता के बीच में भी करना चाहिए। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हॉब्स ने प्राकृतिक विधि और नागरिक विधि में भी अंतर किया है। देखिए प्राकृतिक विधि और नागरिक विधि, प्राकृतिक विधि क्या है, यह विवेक का आदेश है जिसके पीछे शक्ति नहीं होती है। यह कहां पे लागू थी, प्राकृतिक अवस्था में, आपने पढ़ा था प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक विधि, है ना। प्राकृतिक विधि कहां लागू है, प्राकृतिक अवस्था में।
ठीक है। नागरिक विधि कहां पे आ जाती है? यह संप्रभुता का आदेश है तथा बलपूर्वक इसे लागू किया जा सकता है। यह हॉब्स के राज्य में आता है ये, ठीक है। जब लोगों ने समझौता कर लिया, समझौते के बाद जिस राज्य का निर्माण होता है या जिस सर्वोच्च संस्था का निर्माण होता है, ठीक है, वो जो कानून बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको नागरिक विधि कहा जाएगा, है ना। इस विधि का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, जबकि प्राकृतिक विधि का विरोध किया जा सकता है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें। और अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, राज्य, चर्च और धर्म के संबंध में हॉब्स के विचार, ठीक है। तो ये चीजें देखते हैं हम यहाँ पे, राज्य, चर्च और धर्म के संबंध में हॉब्स के क्या विचार हैं। क्या हॉब्स ने चर्च और धर्म के महत्व को स्वीकार किया या हॉब्स ने राज्य के महत्व को स्वीकार किया? इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। हॉब्स व्यूज ऑन द स्टेट एंड चर्च ऑब्लिक रिलीजन, ठीक है। थॉमस हॉब्स धर्म की उत्पत्ति के संबंध में कहता है कि धर्म की उत्पत्ति अंतरात्मा या किसी अन्य कारण से नहीं हुई है, बल्कि भय और स्वार्थ के कारण हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लेंगे, ठीक है। हॉब्स कह रहा है कि धर्म की उत्पत्ति किसी अंतरात्मा या किसी नैतिकता के कारण नहीं हुई है, बल्कि धर्म की उत्पत्ति भय के कारण हुई है ना। भय किससे? भय लोगों से। जो पोप ने, जो चर्च ने, है ना, जो धर्म बनाया, किस लिए बनाया? क्योंकि इस धर्म के माध्यम से लोगों में भय पैदा किया जा सके, लोग भयभीत रहें, लोगों को डरा के रखा जाता था कि लोग अगर पोप की बातों को नहीं मानेंगे, लोग अगर चर्च की बातों को नहीं मानेंगे तो उन्हें नर्क में भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? नर्क में भेजा जाएगा। और जो लोग पोप की बातों को मानेंगे उनको सीधे स्वर्ग मिलेगा, सीधे स्वर्ग के द्वार दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी? ये पोप ने इस तरीके का एक आडंबर रच दिया था, जिससे पोप को भय भी था कि अगर हम धर्म का सहारा, चर्च का सहारा, इन सब का सहारा नहीं लेंगे तो लोग हमारी पोल खोल देंगे और हमारे विरुद्ध क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। तो धर्म की उत्पत्ति किसी अंतरात्मा के कारण नहीं हुई, बल्कि भय के कारण हुई है। भयभीत कौन था? चर्च और पोप, ये सब क्या थे? भयभीत थे। तभी इन्होंने लोगों के मन में एक डर बैठाने की कोशिश की कि लोग इससे धर्म से डरें और पोप की और चर्च की बातों को माने, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, हॉब्स राज्य को क्या मानता है? सर्वोच्च संस्था मानता है, क्योंकि इसका राज्य क्या हुआ है? इसका राज्य जो है एक समझौते का परिणाम है, ठीक है, समझौतों का परिणाम है ये। और सर्वोच्च संस्था के साथ साथ यह क्या है? एक निरंकुश और सर्वशक्तिशाली संस्था है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हॉब्स का राज्य क्या है? सर्वोच्च संस्था है। अन्य सभी संस्थाओं को यह क्या करना चाहता है? राज्य का एक विभाग, अन्य सभी संस्थाओं को राज्य का एक विभाग मानता है, ठीक है। अब देखो, हॉब्स जो है सर्वोच्च संस्था का निर्माण क्यों करना चाहता है? राज्य को इसने सर्वोच्च शक्तियां क्यों सौंपी? क्योंकि आप देखो, जब हॉब्स का जन्म होता है तो उस समय इंग्लैंड में अराजकता की स्थिति का माहौल बना हुआ है। इंग्लैंड में कोई ऐसी सर्वोच्च संस्था नहीं है या कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति नहीं है या सर्वोच्च सत्ता नहीं है जो इंग्लैंड की इस अराजकता को रोक सके। तो हॉब्स ने एक कल्पना की, एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात की जिसके पास अनलिमिटेड पावर होगा, जो इस अराजकता की स्थिति को रोक सकता है। जैसे ब्रिटेन में अराजकता की स्थिति हॉब्स के जन्म के समय फैली हुई थी, या इंग्लैंड में हॉब्स के जन्म के समय फैली हुई थी, ठीक है। तो हॉब्स जो है अपनी परिस्थितियों से प्रभावित है, तो परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण उसने कल्पना की, उसने अपनी परिस्थितियों का अनुभव किया और देखा कि इंग्लैंड में किस तरीके से अराजकता का माहौल बना हुआ है। माहौल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि वहां पर कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति नहीं है जो इस अराजकता को रोक सके। तो इसीलिए जब हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी तो उसमें एक ऐसी कल्पना की जो एक सर्वोच्च और शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो, जिसमें और वह क्या कर सके? किसी भी निरंकुश या किसी भी अराजकता की स्थिति से निकलने में उसका राज्य, उसका राजा सक्षम हो, यानी उसके पास सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जब तक आप चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे, चीजें आपसे दूर जाएंगी, है ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप लाइन टू लाइन पढ़ के याद कर लें। अगर लाइन टू लाइन भी आप पढ़ के चले जाओगे
अगर थोड़ा सा यहां पे अगर बदल देगा एग्जामिनर कि हॉब्स ने राज्य को सर्वोच्च शक्ति देने का तात्पर्य यह था कि अराजकता की स्थिति से निकालना था लोगों को। पहली बात, क्योंकि हॉब्स ने महसूस किया, हॉब्स ने अपने समय में इंग्लैंड की जो स्थिति को महसूस किया, उसने अब वही बातें, वही महसूस उसने लेवियाथन में भी लिख दिया। तो क्या ये बातें सही नहीं है? तो ये बातें बिल्कुल सही है। तो आपको सारी चीजों को कनेक्ट करके लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो दूसरी चीज पीछे को छोड़ रहे हैं, नहीं, सारी चीजों को कनेक्ट करके चलेंगे आगे। थॉमस हॉब्स सेज रिगार्डिंग द रिलीजन ऑफ रिलीजन regarding the origin of religion, that religion has the origin not from consciousness or any other reason but from fear and selfishness। ठीक है, तो रिलीजन का उदय या ओरिजिन होता है सेल्फिशनेस के कारण और किसी भी रीजन के कारण नहीं होता। हॉब्स कंसीडर द स्टेट टू बी ए सुप्रीम इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द अदर इंस्टीट्यूशन टू बी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, है ना। हॉब्स ने कहा कि राज्य क्या है? सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च शक्तियां हैं और बाकी सारी संस्थाएं इसके नीचे हैं, एक विभाग की तरह काम करेंगी। चाहे चर्च हो, चाहे धर्म हो, चाहे पोप हो, चाहे कोई भी संस्था हो, है ना, सभी किसके अंडर में आएंगी? राज्य के अधीन होंगी। क्योंकि हॉब्स चाहता है कि एक ऐसा शक्तिशाली राज्य बने जो अराजकता की स्थिति से लोगों को बचा सके, लोगों के प्राणों की सुरक्षा कर सके। चलिए आगे देखते हैं। हुड एक थिंकर है, ये कहता है कि हुड के शब्दों में हॉब्स ने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया है जो केवल सर्वोच्च सामाजिक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि वह सर्वोच्च आर्थिक शक्ति के रूप में भी निरपेक्ष था। तो हॉब्स का जो राज्य है वो सामाजिक शक्ति के रूप में भी शक्तिशाली है, लेकिन इसके साथ साथ वो आर्थिक शक्ति के रूप में भी उसके पास निरपेक्ष अधिकार है। हॉब्स चर्च को भी राज्य के अधीन करता है जिस पर संप्रभु का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, अब देखो हॉब्स ने क्या किया? चर्च को भी किसके अधीन ला दिया? राज्य के अधीन ला दिया। क्यों ला दिया? क्योंकि हॉब्स ने देखा था कि इंग्लैंड में कोई भी ऐसी सर्वोच्च संस्था नहीं है, कोई भी ऐसी सर्वोच्च शक्ति नहीं है जो इस अराजकता को रोक सके। क्योंकि शक्तियां क्या हैं? विभाजित हैं। थोड़े बहुत शक्तियां सामंतवाद में विभाजित हैं, थोड़ी शक्तियां चर्च के अंदर विभाजित हैं, थोड़ी शक्तियां जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड है। तो ऐसे में कोई भी संस्था जो है सर्वोच्च नहीं बन पा रही है, यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, अराजकता की स्थिति बनी हुई है। तो राज्य, अब देखो, अब हॉब्स चाह रहा है कि ये सारी शक्तियां क्या हैं? एक राज्य में, एक राजा के अंदर सारी शक्तियां क्या हो जाएं? समाहित हो जाएं, जिससे कि एक शक्तिशाली राज्य या एक शक्तिशाली राजा का या फिर कह ले एक शक्तिशाली संप्रभु का निर्माण हो सके, जो क्या कर सकता है? जो ब्रिटेन के लोगों को या जो प्राकृतिक अवस्था में लोग रह रहे हैं उनकी अराजकता की स्थिति को समाप्त कर सके। तो उसका उद्देश्य बेसिकली यही है। ठीक है, तो हॉब्स ने क्या किया? चर्च को भी राज्य के अधीन ला दिया। ठीक है, राज्य के अधीन उसने चर्च को ला दिया। हॉब्स ने कहा है कि पोप शाही जो है रोमन साम्राज्य का प्रेत है और उसकी कब्र पर बैठा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट है ना। ये टीजीटी, पीजीटी, DT+B आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके उन सब एग्जाम में आप देखोगे, खास करके यूपी का पीजीटी का एग्जाम जो होता है ना, वहां पे ऐसे क्वेश्चन खूब सारा पूछा जाता है। या यूपी के टीजीटी के पेपर में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं जो वहां पे ये सारे स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछता है। तो इसलिए मेरे पढ़ाने का मतलब कोई अलग अलग से मैं कोर्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम्स है ना। तो जिस वजह से मैंने एक ही वीडियो में, चाहे आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BA MA जो भी कर रहे हो, है ना, तो वो सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में समाहित कर दिया है मैंने। इन द वर्ड्स ऑफ हुड, Hobbes has a created state which was absolute not only as the supreme social power but also the supreme economic power। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। Hobbes also subordinates the church to the state। ठीक है, तो स्टेट के सबऑर्डिनेट में चर्च को ये क्या करता है? रख देता है, over which the sovereign has absolute authority। Hobbes has said that the papacy is the phantom of the Roman Empire and sits on its grave। हॉब्स ने रोमन कैथोलिक चर्च को अंधकार का राज्य बोला है। ठीक है, क्योंकि हॉब्स के जन्म से पहले जो युग था, मध्यकाल का युग था, मध्यकाल को डार्क एज या अंधकार का युग भी कहा जाता है। मध्यकाल के युग में परंपराओं, प्रथाओं, है ना, रूढ़ियों, धार्मिक अंधविश्वास,
इन सब का प्रभाव था, चर्च का प्रभाव था, पोप का प्रभाव था, इन सब का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो हॉब्स कैसा विचारक है? वैज्ञानिक विचारक है। हॉब्स भौतिकवादी विचारक है। तो हॉब्स के चिंतन में विज्ञान का प्रभाव है, भौतिकता का प्रभाव है। तो हॉब्स जो है मध्यकाल की परंपराओं को क्या कर रहा है? नकार देता है। कैथोलिक चर्च को क्या बोलता है? कि यह रूढ़िवादी है, ठीक है, यह अंधकार का इसको राज्य बोलता है। जबकि हॉब्स प्रोटेस्टेंट का समर्थन करता है, प्रोटेस्टेंट का समर्थन करता है, और वहीं पर कैथोलिक चर्च का क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि कैथोलिक चर्च रूढ़िवादिता पर आधारित है, या ये कह लें कंजर्वेटिज्म पर आधारित है। वहीं पर प्रोटेस्टेंट जो है वो लिबर्टी को प्रमोट कर रहे हैं। थॉमस हॉब्स का मानना था कि चर्च या किसी धार्मिक संस्था को छूट दे दी जाए तो वह क्या हो सकता है? वह राज्य में अव्यवस्था व अराजकता फैला सकती है, तो शासक को पदच्युत भी कर सकती है, या शासक को हटा भी सकती है। तो इसीलिए हॉब्स ने कहा कि चर्च और राज्य को, चर्च या किसी धार्मिक संस्था को, चर्च या किसी धार्मिक संस्था को छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि छूट दे दिया तो क्या हो जाएगा? ये राज्य में अव्यवस्था फैला देगा, राज्य में अविश्वास फैला देगा, राज्य में अराजकता का माहौल पैदा कर देगा। तो इसीलिए चर्च को, धार्मिक संस्थाओं को राज्य के अधीन ला दिया हॉब्स ने। किसके अधीन ला दिया? राज्य के अधीन ला दिया। राज्य के अधीन लाने का मतलब था, एक तो राज्य को शक्तिशाली बनाना है, राज्य को सुप्रीम बनाना था। दूसरी बात, चर्च को या धार्मिक संस्थाओं को राज्य के अधीन लाने का दूसरा मकसद इसका था, क्योंकि ये संस्थाएं क्या कर रही हैं? अंधविश्वासों को फैला रही हैं, अराजकता को फैला रही हैं। तो एक तो अगर ये राज्य के अधीन आ जाएगी, न तो ये अराजकता फैला पाएंगी, न ही अंधविश्वास फैला पाएंगी, है ना। तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा दोनों तरीके से। Hobbes has called the Roman Catholic Church the kingdom of darkness. Thomas Hobbes believed that if the church or any religious institution is given freedom, it can spread chaos and anarchy in the state and can dethrone the ruler. तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हॉब्स ने जो है चर्च को छूट नहीं दी है, चर्च को और धार्मिक संस्थाओं को छूट इसलिए नहीं दी क्योंकि ये अराजकता फैलाते हैं। अब देखो चर्च और राज्य के संबंध में हॉब्स के विचार क्या हैं। अब देखो धर्म के संबंध में सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? संप्रभु है। संप्रभु का मतलब फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राज्य या राजा क्या है? संप्रभु है, या फिर कह ले लेवियाथन, है ना। लेवियाथन राज्य या राजा धार्मिक मामलों में सर्वोच्च होगा। अब इसके पहले मध्यकाल में धार्मिक मामलों में सर्वोच्च कौन होता था? पोप या कह लें चर्च, ठीक है। तो ये सर्वोच्च होते थे, लेकिन हॉब्स ने कहा कि धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्चता किसके पास होगी? राज्य के पास होगी, राजा के पास होगी, या संप्रभुता के पास होगी, ठीक है। आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा हॉब्स कह रहा है। चर्च का दर्जा अन्य निगमों की भांति है, उसके सारे अधिकार राज्य के अधीन है या राज्य अधीन है। तो हॉब्स ने कहा कि चर्च का जो भी दर्जा है, चर्च का जो भी स्टेटस है, वो एक इंस्टीट्यूशन की भांति है, एक संस्था की भांति है। जैसे राज्य में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, है ना। तो उसी तरीके से एक संस्था क्या है? चर्च भी है, जो किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। धर्म अधिकारी उपदेशक माने जा सकते हैं, शासक नहीं, ठीक है। यहाँ पे हॉब्स कह रहा है कि जो धर्म के अधिकारी हैं, जो प्राइस्ट हैं, जो पुजारी हैं, ठीक है, जो पोप है, वो उपदेश दे सकता है, उपदेशक माना जा सकता है, लेकिन वो शासक नहीं हो सकता। अभी तक वो शासन के कार्यों में क्या कर रहा था? मध्ययुगीन परंपराओं में जो धर्माधिकारी था वही शासन कार्यों का संचालन भी इनडायरेक्टली कर रहा था। राजा तो नाम मात्र का था, राजा के पास शक्तियां जो थी नाम मात्र की थी, ठीक है। चर्च और पोप के पास वास्तविक शक्तियां थी राज्य को संचालन करने में, राज्य को संचालित करने के लिए, ठीक है। तो राजा के मध्यकाल में क्या हो रहा था? मध्यकाल में राजा के निर्णयों पर अंतिम मुहर लगाने की शक्ति किसके पास थी? चर्च के पास थी, या कह लें धार्मिक संस्थाओं के पास थी। लेकिन जैसे ही आधुनिक युग आता है तो ये सारे चर्च के अधिकार, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार सब किसके अधीन ला दिए जाते हैं? सब राज्य के अधीन हो जाते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य है केवल राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता या राजनीति को सर्वोच्चता स्थान या सर्वोच्च स्थान दिलाना है, ठीक है। द हाईएस्ट अथॉरिटी
in matter of religion is the sovereign. Sovereign means state, king और लेवियथन. ठीक है. There is no such thing as spiritual government. The church has the same status the other corporations, with the all its power subordinates to the state. Christ may be considered as a preachers, not the rulers. ठीक है. तो जो क्राइस्ट है वो उपदेशक माना जा सकता है, प्रीचर्स माना जा सकता है, लेकिन रूलर्स नहीं हो सकता. रूलर कौन होगा? जिसके पास संप्रभु है, जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है. सर्वोच्च शक्ति राजा, राज्य या लेवियाथन के पास है. चर्च जैसे धार्मिक समुदाय को राज्य के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो हॉब्स कह रहा है कि चर्च जैसे धार्मिक समुदाय या पोप जैसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, इनको राज्य के साथ कभी भी संघर्ष नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राज्य क्या है? सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था है और राज्य के अधीन ये सारी संस्थाएं बनाई गई हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. धार्मिक बहिष्कार या चर्च की ओर से दिया जाने वाला दंड भी तभी दिया जा सकता है जब संप्रभु इस चर्च हेतु क्या कर दे? अधिकृत कर दे. यानी धर्म के मामले में चर्च की ओर से दंड दिया सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह दंड कब दिया जाएगा और दंड कौन देगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? संप्रभु करेगा या राजा करेगा, है ना. राजा यह बता दे कि धार्मिक मामलों का अगर किसी ने बहिष्कार किया है, अगर धर्म को किसी ने नहीं माना है, तो उस मामले में चर्च जो है उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है, लेकिन दंडित तभी कर सकता है जब राज्य जो है चर्च को यह आदेश दे कि आपके पास थोड़ा बहुत अधिकार है कि आप दंड दे सकते हो, अन्यथा चर्च किसी को दंड नहीं दे सकता है. ये चीज आप ध्यान में रखेंगे. A religious community such as a church never struggle for power with the state. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. religious communications or any punishment given by the church can only be given if the sovereign authorizes to the church to do so. जब तक sovereign ऐसा अथराइज ना करे चर्च को कि तुम जो है रिलीजियस के मामले में कोई एक्स कम्युनिकेशन लो, या कोई ऐसा कोई किसी ने एक्स कम्युनिकेशन किया है या किसी ने उसको नहीं माना है, तब आप जो है पनिशमेंट दे सकते हो. अदरवाइज बिना स्टेट के अथोराइजेशन के चर्च के पास कोई भी अधिकार नहीं है, धार्मिक संस्थाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं है. तो ये चीजें आपको समझ के चलना है. अब देखते हैं थॉमस हॉब्स के जो है स्त्रियों के संबंध में या महिलाओं के संबंध में विचार कैसे हैं. हॉब्स व्यूज ऑन द वीमेन. हॉब्स मानवीय समानता का क्या है? पक्षधर है या समर्थक है. हॉब्स स्त्रियों को भी पुरुषों के समान क्षमतावान मानते थे. ठीक है. इसीलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है. हॉब्स कह रहा है कि महिलाओं को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि महिलाओं के अंदर भी उतनी ही क्षमता होती है जितनी कि पुरुषों के अंदर है, ऐसा हॉब्स का मानना है. जबकि अरस्तु जैसे विचारकों ने, हीगल जैसे विचारकों ने महिलाओं को क्या माना? निम्नतर श्रेणी का माना, निम्न दर्जे का माना है. ठीक है. लेकिन यहीं पर हॉब्स ने क्या माना? स्त्री और पुरुष में क्या है? समानता है. जितना पौरुष, जितना बल, जितनी सामर्थ्य, जितनी क्षमताएं पुरुषों में पाई जाती हैं, उतनी ही क्षमताएं स्त्रियों में भी पाई जाती है. इसीलिए हॉब्स ने कहा कि महिलाओं को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है. यहां से क्वेश्चन बन जाएगा तो आप क्या करोगे? हॉब्स के अकॉर्डिंग हॉब्स एक नारीवादी विचारक था या हॉब्स महिलाओं के अधिकारों का समर्थक था, तो बिल्कुल सही है. फिर अगला स्टेटमेंट आ जाएगा, हॉब्स ने महिलाओं के संरक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा. तो आप इसको गलत मत करना. क्यों नहीं दिया है बल? क्योंकि हॉब्स ने कहा कि महिलाओं को संरक्षण की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास पुरुषों के जितना ही क्षमताएं हैं, पुरुषों की जितनी क्षमताएं महिलाओं के पास है, इसीलिए महिलाओं को संरक्षण की जरूरत नहीं है. महिलाएं खुद शक्तिशाली हैं. आगे देखिए. प्राकृतिक अवस्था में स्त्री बच्चे के संदर्भ में माता और स्वामिनी दोनों ही बनती हैं. ठीक है. प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है हॉब्स. कह रहा है कि स्त्री जो है बच्चे के संदर्भ में क्या होंगी? माता होंगी और स्वामिनी भी होंगी, यानी कि बच्चे की स्वामी भी यही होंगी. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. हॉब्स वाज इन फेवर ऑफ ह्यूमन इक्वलिटी. हॉब्स कंसिडर्ड वीमेन टू बी इक्वली कैपेबल एज मैन एंड हेंस दे डोंट नीड प्रोटेक्शन. ये स्टार बना लेना आप. ठीक है.
इन द नेचुरल स्टेट, इन द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, ऐसा कर लें इसको, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ नेचर अ वीमेन बिकम बोथ अ मदर एंड मिस्ट्रेस इन रिलेशन टू हर चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में जो माता की कंडीशन है, मदर की कंडीशन है या वीमेन की कंडीशन है, वो बच्चे की माँ भी है और बच्चे की मालकिन भी है, दोनों है, ठीक है। थॉमस हॉब्स के मत में स्त्री की गौण स्थिति किसके द्वारा बनाई गई है? मानव के द्वारा निर्मित है। स्त्रियां गौड़ नहीं है, स्त्रियां कमजोर नहीं है। गौड़ का मतलब सेकेंडरी या द्वितीयक, या और आसान भाषा में समझें तो कमजोर कह लें, है ना। तो हॉब्स कहता है कि महिलाओं को कमजोर बनाया गया है, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। महिलाएं वैसे प्राकृतिक रूप से कमजोर नहीं होती, बल्कि इनको कमजोर बनाया गया है। यही तो फेमिनिज्म भी कहता है, यही तो नारीवाद भी कहता है कि महिलाओं को कमजोर बनाया गया है पितृसत्ता समाज के द्वारा, पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा, पैट्रियार्की सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। थॉमस हॉब्स के मत में परिवार राज्य के समान ही क्या है? एक कृत्रिम संस्था है, क्योंकि जैसे राज्य का निर्माण हुआ है, हॉब्स कहता है, वैसे ही निर्माण परिवार का भी हुआ है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हॉब्स कहता है कि परिवार, राज्य, समाज, है ना, राजनीति, इन सब का निर्माण एक ही समझौते के द्वारा हुआ है। किससे? एक ही समझौता होता है जिससे राज्य, समाज, परिवार, है ना, ये सारी संस्थाएं निकल कर आती हैं। तो हॉब्स ने कहा कि जैसे राज्य कृत्रिम संस्था है, वैसे ही परिवार भी कृत्रिम संस्था है, क्योंकि परिवार का निर्माण, राज्य का निर्माण और समाज का निर्माण एक समझौते के द्वारा हुआ है। ये समझौता किसने किया है? व्यक्तियों ने किया है या मानव ने किया है? किसके लिए किया है? अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए, या कह लें कि अराजकता की स्थिति से निकलने के लिए किया है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। आप लोग ये कमेंट नहीं करते, बस हाँ ठीक है, अच्छा लगा क्लास, है ना। जब आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या चीजें आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी या चीजें समझ में नहीं आई, तो उसके ऊपर मैं और अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको ना अच्छा लगता हो। तो बहुत सारी बातें होती हैं कि एक टीचर, कोई भी टीचर होता है, उसको लगता है कि वो सुप्रीम है, वो अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसकी कमियां उसके विद्यार्थी या उसके देखने वाले ऑब्जर्वर बता सकते हैं कि उसके पढ़ाने में क्या, टेक्निक में उसकी क्या कमी है, क्या नहीं है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। तो राज्य क्या है? कृत्रिम संस्था है। स्टेट इज एन आर्टिफिशियल, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक तो उदारवादी विचारक है, तो उदारवादी वैसे भी राज्य को क्या मानते हैं? कृत्रिम संस्था मानते हैं। दूसरी बात भी आप ये चीज नोट कर लेंगे। लेकिन थॉमस हॉब्स ने पिता को परिवार में एकमात्र अधिकार देकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन भी किया है। अब यहां पे देखना कि हॉब्स ने परिवार में पिता को एकमात्र अधिकार दिया है, जिससे कि पैट्रियार्की सोसाइटी का क्या होता है? जन्म होता है। लेकिन उसने महिला और पुरुष की समानता की बात की है। इसने बोला है कि महिला और पुरुष दोनों में क्या होता है? समान क्षमताएं पाई जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द थॉमस हॉब्स, द सबऑर्डिनेट स्टेटस ऑफ वीमेन इज मैन मेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, फैमिली इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अ स्टेट, बट थॉमस हॉब्स हैज सपोर्टेड द patriarchal system by giving the father the sole authority in the family। तो इसने फैमिली में फादर को जो है सोल अथॉरिटी दे दी है, एकल अधिकार दे दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? थोड़ी सी पैट्रियार्की की झलक इसके विचारों में भी देखने को मिल जाती है। अब देखो शासन प्रणालियों के वर्गीकरण के बारे में थॉमस हॉब्स के विचार। तो थॉमस हॉब्स ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण करके बताया, एक राजतंत्र होता है, एक कुलीन तंत्र होता है, दूसरा डेमोक्रेसी होता है, या मोनार्की, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। अब देखो, जहां संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित हो उसको क्या बोला है हॉब्स ने? राजतंत्र बोला है, ठीक है। वेयर सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन अ वन पर्सन। कुलीन तंत्र क्या बोला है? जहां संप्रभुता कुछ लोगों में निहित हो, ठीक है। वेयर सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन अ फ्यू पीपल्स। और लोकतंत्र को जहां संप्रभुता सब लोगों में निहित होती है, इसको क्या बोला इसने? लोकतंत्र बोला। ये तो आपको आसानी से पता है, थोड़ा सा दिखाने का मतलब यह है कि हाँ, चीजें आपको क्लियर माइंड में, क्लियर वे में समझ में आए, ठीक है। हॉब्स के अनुसार, अब यहां पे आपको समझने वाला इंपॉर्टेंट है, यहां पे हॉब्स के अनुसार मिश्रित या सीमित शासन प्रणाली नहीं हो सकती, क्योंकि संप्रभुता क्या है हॉब्स के अनुसार?
अविभाज्य है। अब देखो हॉब्स कह रहा है कि मिश्रित व्यवस्था हम नहीं अपना सकते, सीमित शासन प्रणाली भी नहीं अपना सकते। देखो हॉब्स उदारवादी विचारक है, व्यक्तिवादी विचारक है, लेकिन व्यक्तिवादी होते हुए भी इसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जबकि व्यक्तिवादी उदारवादी विचारक क्या करते हैं, राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं। लेकिन यहां पर हॉब्स ने क्या किया है, हॉब्स ने राज्य को ही असीमित बना दिया है, उल्टा कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा करने के पीछे है एक तो लोगों के जीवन की सुरक्षा, दूसरा लोगों को अराजकता की स्थिति से बाहर निकालना उसका उद्देश्य है। कहीं ना कहीं उसने जाने अनजाने में जो अविभाज्य संप्रभुता या असीमित संप्रभुता का विचार दिया है, उसके पीछे भी उसका क्या है, व्यक्तिवाद का ही विचार निहित है ना, व्यक्तिवाद का ही विचार निहित है। अब देखिए हॉफ जो है राजतंत्र को क्या मानता है, श्रेष्ठ शासन मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो कहता है कि राजा और राज्य का दायित्व, राजा और राज्य का व्यक्तित्व तथा सार्वजनिक हित क्या होता है, एक होता है। राजतंत्र में क्या होता है, राजा और राज्य का व्यक्तित्व तथा सार्वजनिक हित एक जैसा होता है, इसीलिए जो है राजतंत्र क्या है, अच्छा है। दूसरी बात क्या कहता है, राजतंत्र में शासन का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। दूसरे शासन व्यवस्था की अपेक्षा राजतंत्र जो होता है स्थायित्व होता है इसमें, और ये लंबे समय तक चलता है, तो इसीलिए क्या है, राजतंत्र अच्छा है। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, देयर कैन नॉट बी अ मिक्स और लिमिटेड सिस्टम और गवर्नमेंट बिकॉज सॉवरेनिटी इज अ इनडिविजिबल, ठीक है, इंडिविजिबल। हॉब्स कंसीडर्ड मोनार्की टू बी सुपीरियर बिकॉज द personality and public interest of king and the state are one. The stability of government is relatively more क्या है, इन मोर मोनार्की, ठीक है। तो मोनार्की में क्या होती है, अदर गवर्नमेंट की अपेक्षा क्या होता है, स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा पाई जाती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इसने कहा कि राजतंत्र शासन प्रणाली क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। अब देखते हैं कुछ इसके स्टेटमेंट हैं, कुछ स्टेटमेंट ने कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं और देखते हैं। जैसे निगम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। थॉमस हॉब्स की राज्य संबंधी धारणा को निगम की धारणा भी कहा जाता है। यानी थॉमस हॉब्स का जो राज्य है वही क्या है, निगम कहलाता है। क्योंकि जिस प्रकार निगम एक विशेषाधिकार प्राप्त स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में पहचानी जाने वाली एक अलग संस्था है, जिसके पास अपने सदस्यों से पृथक अधिकार हैं, जैसे जितने अधिकार पृथक अधिकार जो है निगम के पास होते हैं, उसी प्रकार से कॉमनवेल्थ यानी हॉब्स का जो राज्य है वह भी एक कृत्रिम संस्था है जिसके पास सदस्यों से अलग असीमित अधिकार है। तो ये चीजें निगम के संदर्भ में कही गई हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई इतना बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। यानी इसमें अगर सामान्य बात में कहें कि जितने अधिकार निगम के पास हैं उतने ही अधिकार हॉब्स के कॉमनवेल्थ के पास, ठीक है। क्योंकि निगम भी क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है जिसके पास अपना पृथक अधिकार है, जो किसी के अंडर में काम नहीं करता। ठीक उसी तरीके से कॉमनवेल्थ के पास अपने स्वतंत्र अधिकार हैं जो किसी के दबाव में काम नहीं करता। ये स्वतंत्र सर्वोच्च संस्था है। तो ये निगम और क्या है, कॉमनवेल्थ या हॉब्स का राज्य क्या है, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेशन और कॉमनवेल्थ इज द सेम इक्वल रिगार्डिंग द राइट्स, रिगार्डिंग द सॉवरेनिटी, रिगार्डिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब देखते हैं थॉमस हॉब्स की फेलिसिटी, ठीक है। फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, फेलिसिटी का मतलब होता है कि आनंद प्राप्त करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति कुछ वस्तुओं को पाने की निरंतर इच्छा रखता है ना। जब व्यक्ति इन वस्तुओं को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है तो उसको एक आनंद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, जिसको थॉमस हॉब्स क्या बोलता है, फेलिसिटी। जैसे आप लोग का उद्देश्य क्या है, आप निरंतर लगे हुए हैं कि आप जेआरएफ कर लें, है ना, आप क्या करें, जेआरएफ करें। तो ये आप निरंतर लगे हुए, आप जिस दिन जेआरएफ कर ले जाते हैं उस दिन आपको क्या मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है या खुशी की अनुभूति होती है। यही इसी खुशी को हॉब्स क्या कहता है, फेलिसिटी कहता है। फेलिसिटी कुछ नहीं है, आनंद प्राप्ति का एक, या आनंद प्राप्त करने का एक कह सकते हैं एक माध्यम है, ठीक है। या आनंद ही क्या है, फेलिसिटी है।
According to Thomas Hobbes, a person has a consistent desire to obtain certain things. When a person succeeds in obtaining these things, he gets a joy which Thomas Hobbes calls felicity. ठीक है, तो थॉमस हॉब्स कहता है कि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, और जिस दिन उसे सफलता मिल जाती है तो वह प्रसन्न हो जाता है, और यही प्रसन्नता उसकी क्या है, फेलिसिटी कहलाती है। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे। फेलिसिटी से अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, देखो एग्जामिनर, क्योंकि अब देखो यहाँ पे थॉमस हॉब्स क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से फेलिसिटी का संबंध किससे है। एक तो पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, फेलिसिटी का संबंध किससे है, हॉब्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा बना देगा कि फेलिसिटी का क्या अर्थ है, नीचे 4 अर्थ दे देगा उसका, उसके बारे में आपको बताना है कि फेलिसिटी का मतलब है दुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति। इस तरीके से क्या करके वो 4 ऑप्शन बना देगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर एक कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे तो आपके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा हॉब्स के चिंतन का क्या सार है। अब हॉब्स के चिंतन का सार का मतलब है कि हॉब्स के चिंतन में क्या क्या चीजें विद्यमान है, क्या क्या चीजें मिक्स है। ठीक है, द एसेंस ऑफ हॉब्स थॉट, मैकेनिकल एंड साइंटिफिक मटेरियलिज्म। ठीक है, यांत्रिक और वैज्ञानिक भौतिकवाद जो है इसके चिंतन का सार है, इसके चिंतन में विद्यमान है। फिर उग्र व्यक्तिवाद का समर्थक है, ये सही है। फिर मनोवैज्ञानिक अहमवाद का सिद्धांत भी इसने दिया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अहमवाद का मतलब है कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति हमेशा शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है, व्यक्ति हमेशा शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है। फिर नाम रूपवाद, नाम रूपवाद का मतलब क्या होता है कि चेतना जगत की बजाय भौतिक जगत को सत्य मानना ही क्या है, नाम रूपवाद है या नॉमिनलिज्म है। ठीक है, कंसीडर द फिजिकल वर्ल्ड एज अ ट्रूथ रेदर देन द कंसस वर्ल्ड। ठीक है, उपयोगितावाद और दार्शनिक आमूलवाद का विचार भी क्या है, हॉब्स के चिंतन का सार है, क्योंकि हॉब्स उपयोगितावादी विचारक भी माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हॉब्स ने राज्य का निर्माण क्यों किया, उपयोगिता के आधार पर किया, है ना। हॉब्स ने कहा राज्य तभी उपयोगी है जब क्या है, यह व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। जिस दिन राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, राज्य अनुपयोगी हो जाएगा, राज्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हॉब्स के विचारों में विंथम और मिल के विचार क्या होते हैं, विंथम और मिल का पूर्वज इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसने हॉब्स ने राज्य का जो निर्माण किया वो उपयोगिता के आधार पर किया कि राज्य कितना उपयोगी हो सकता है व्यक्तियों के लिए। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है, यूटिलिटेरियनिज्म एंड फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म। ठीक है, रेडिकलिज्म। अब वेपर के अनुसार कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। वेपर कहता है कि हॉब्स पहला आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को मेल मिलाप स्थापित करने वाली संस्था के रूप में देखा। इस दृष्टि से वह उपयोगितावादियों का क्या है, पूर्वगामी है। CL वेपर का स्टेटमेंट है, बहुत खास स्टेटमेंट है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। RPSC के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, निरपेक्ष व असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन करने वाला पहला विचारक कौन है, हॉब्स है। लेकिन हॉब्स से पहले संप्रभुता का विचारक किसने दिया, बोंदा ने दिया। अब आप बताओ बोंदा ने किस बुक में अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं, ये क्वेश्चन है आपका। हरमन जो है कह रहा है कि हॉब्स की रचना लेवियाथन तर्कशास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें लेवियाथन में तर्कशास्त्र के ऊपर, चिंतन के ऊपर, मानव विवेक के ऊपर बहुत बड़ा जो है विवेचन किया गया है, या एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारा कोटेशन है, कोटेशन पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट जाएगा। एक बार हम चाहते हैं थोड़ा सा देखना कितना भी है इसमें। चलो एक बार थोड़ा सा कोटेशन को देख ही लेते हैं जल्दी जल्दी। नाम रूपवाद हो गया। अकॉर्डिंग टू वेपर, 10-15 मिनट और चलेगा, खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वेपर, हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर who saw the state an institution that establishes harmony in this sense. He is forerunner of the utilitarianism या utilitarians. ठीक है, हॉब्स was the first thinker to propounded absolute and unlimited sovereignty. हरमन कहता है
हॉब्स वर्क लेवियाथन इज द बेस्ट बुक ऑन लॉजिक, ये बेस्ट बुक है, लॉजिक के ऊपर लिखी गई है। फिर राजनीति शास्त्र की विस्तृत और व्यवस्थित पद्धति का निर्माण करने वाला पहला विचारक है हॉब्स। तो ये हॉब्स के चिंतन का सार है। मैक्सी कहता है थॉमस हॉब्स अंग्रेजी जाति का एक महानतम चिंतक था, तो ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेवाइन कहता है अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उन सब में थॉमस हॉब्स सबसे महानतम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेवाइन का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। द फर्स्ट इंग्लिश थिंकर टू क्रिएट द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैक्सी कहता है थॉमस हॉब्स was one of the greatest thinker of the English race। फिर सेवाइन कहता है थॉमस हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल फिलोसोफर बोर्न इन द इंग्लिश स्पीकिंग रेस, तो ये भी सही है। डनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं डनिंग क्या कहता है थॉमस हॉब्स के चिंतन के बारे में या हॉब्स के बारे में। डनिंग कहता है मैकियावेली ने व्यवहार के रूप में राजनीति को धर्म तथा राजनीति शास्त्र स्वतंत्र और पृथक किया है, जबकि थॉमस हॉब्स ने एक दार्शनिक धारणा के रूप में राजनीति को धर्म और नीति से उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये डनिंग का स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। डनिंग ने थॉमस हॉब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा हुआ है। डनिंग कहता है मैकियावेली हैज मेड पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम रिलीजन एंड एथिक्स एज अ practice, while Thomas Hobbes has given politics a higher place than the religion and ethics as a philosophical concept. Dunning has placed Thomas Hobbes is the first category of political thinkers। तो ये क्या है, इसको बस पढ़ के सुनाने का ही तात्पर्य, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब देखते हैं थॉमस हॉब्स की आलोचना के बारे में किसी ने कुछ क्या क्या बोला है। तो काउले ने क्या बोला है, हॉब्स को मेल्सबरी का ये क्या है, शैतान बोला है। रूसो ने कहा कि हॉब्स का सबसे बड़ा दोष यह है कि एकदम निरंकुश शासन स्थापित करता है ये। मूरे ने बोला कि हॉब्स की जीवनी लिखने वाले को एक ही समर्थक मिला, जबकि उसके शत्रु कितने थे, अनेक थे। क्लेरेंडन ने थॉमस हॉब्स के विलासी सिद्धांतों का क्या किया है, खंडन किया है। यही वो क्लेरेंडन है जिसने हॉब्स के लेवियाथन को जला भी दिया था। काउली हैज कॉल्ड द हॉब्स डेविल ऑफ माल्मेसबरी। रूसो कहता है द ग्रेटेस्ट फॉल्ट ऑफ हॉब्स इज दैट ही एस्टैब्लिशेस द कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक रूल। मूरे कहता है द बायोग्राफर ऑफ हॉब्स हैज ओनली वन सपोर्टर बट हिज एनिमीज वर मेनी। क्लेरेंडन हैज रिफ्यूटेड द लग्जरियस प्रिंसिपल ऑफ द थॉमस हॉब्स। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर व्हाइट हॉल ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला, व्हाइट हॉल ने लेवियाथन को घातक विचारों से उसी प्रकार पूर्ण पाया जिस प्रकार एक तरह का सर्प जो है विष से परिपूर्ण होता है, उसी तरीके से हॉल ने क्या किया, लेवियाथन की आलोचना की। फिर आगे देखिए ब्राह्मिल के बारे में देखिए, लेवियाथन का उपहास करते हुए लेवियाथन को सीधे कुत्ते का खेल कहा है। सीधे कुत्ते का खेल किसने बोला है, ब्राह्मिल ने बोला है किसको, लेवियाथन को। तो ये थोड़ी सी आपको चीजें याद रखनी है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। फिर गूच का स्टेटमेंट है कुछ, जैसे कि इसने बोला कि लेवियाथन केवल अतिमानवीय आधार पर पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए हैं, उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकास और मुक्त सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हॉब्स की आलोचना के संदर्भ में है। कैटलिन भी हॉब्स की आलोचना करता है। थॉमस हॉब्स के पूरे दर्शन का अधिकांश भाग उसके बुरे मानव विज्ञान के कारण बना हुआ है, ऐसा कैटलिन कह रहा है। द होल फिलोसफी ऑफ थॉमस हॉब्स आउंस द मच टू हिज एविल साइकोलॉजी। ठीक है, फिर थॉमस हॉब्स ने राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया है, ये स्टार बना लो इसको आप, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने राज्य और सरकार में अंतर इसलिए नहीं किया क्योंकि थॉमस हॉब्स ने एक ही समझौता किया है। समझौता क्या है, एक ही समझौता हुआ है जिससे राज्य, समाज और राजनीतिक संप्रभुता तीनों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, बिलोबी कहता है, बिलोबी वगैरह का खूब टीजीटी में एग्जाम में पूछता है, टीजीटी पीजीटी। ठीक है, एक बार मैंने यूपी पीजीटी का एग्जाम दिया था, सॉरी जीआईसी का एग्जाम, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, जीआईसी के एग्जाम बैठते हैं, वहां पे बिलोबी का, क्लेरेंडन का, मैक्सी का, है ना, वेपर का, इस तरीके के स्टेटमेंट खूब आते हैं। करीब आपको देखने को 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि स्टेटमेंट वाले। तो आप इस अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इससे आप स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं। बिलोबी के अनुसार राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिलोबी कहता है राज्य अलग होता है, सरकार अलग होती है। ठीक है, बिलोबी ने कहा कि राज्य के अंतर्गत ही क्या आता है, सरकार आता है। राज्य के 4 भाग होते हैं, संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, भूभाग। तो सरकार क्या है, राज्य का ही अंग है, जबकि
क्लेरेंडन का कहना है कि थॉमस हॉब्स को इंग्लैंड की विधियों और प्रथाओं का कोई ज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लेरेंडन सेज थॉमस हॉब्स डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द लॉ एंड कस्टम्स ऑफ इंग्लैंड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कुछ हॉब्स से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक सिल्डर वोलिन है, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, इसकी बुक है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। चलो ये क्या है, कुछ आप स्टेटमेंट आप इनको ध्यान रखना, याद कर लेना। इसमें कुछ पढ़ाने और समझाने का जो भी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि थॉमस हॉब्स का जो है समाज कैसा है, आणविक समाज है, यानी कि थॉमस हॉब्स का समाज जो है जैसे ब्रह्मांड में एक एक अणु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, एक एक पार्टिकल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसी तरीके से हॉब्स ने कहा कि जो समाज होगा वो क्या होगा, अणु के जैसा होगा, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के सहयोग से क्या होगा, ये समाज बनेगा। और इस समाज में व्यक्तियों का अस्तित्व क्या होगा, स्वतंत्र होगा, और व्यक्तियों का अस्तित्व महत्वपूर्ण होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने कहा कि थॉमस हॉब्स का हम सबका क्या है, पिता है, किस संबंध में, गति के सिद्धांत में। उसने जो गति का सिद्धांत दिया कि गतियां जो हैं मानव स्वभाव को निर्धारित करती हैं, गतियां ही संपूर्ण सृष्टि का क्या है, सार है। मैकफर्सन थॉमस हॉब्स की राजनीति विज्ञान का थॉमस हॉब्स जो है शक्ति राजनीति का विज्ञान पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति है, ऐसा सीबी मैकफर्सन कहता है। द पसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक इसकी बुक है। तो ये सीबी मैकफर्सन का स्टेटमेंट है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। थॉमस हॉब्स का मानना है कि मनुष्य न तो सामाजिक प्राणी है और न ही राजनीतिक प्राणी है, जबकि अरस्तु ने क्या बोला, अरस्तु ने कहा मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल और पॉलिटिकल एनिमल क्या है, मैन है, ऐसा अरिस्टोटल कहता है। लेकिन हॉब्स ने कहा व्यक्ति ना तो सामाजिक है न ही राजनीतिक है। फिर यहाँ पे सिबली का स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर सीबी मैकफर्सन आगे कहता है कि थॉमस हॉब्स की विचारधारा जो है इसको स्वत्व बोधक या स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद भी इसकी विचारधारा को बोला जाता है हॉब्स की, ऐसा सीबी मैकफर्सन ने कहा कि जो हॉब्स की विचारधारा है पसेसिव इंडिविजुअलिज्म पर है या ये पोसेसिवनेस पर है। ठीक है, तो ये इसकी बुक भी है, द पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, सीबी मैकफर्सन की ये कॉन्सेप्ट, ये बुक है। टेलर भी कहता है कि थॉमस हॉब्स का सिद्धांत मानव पद्धति से नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों से जनित है। तो ये अकॉर्डिंग टू टेलर है, द थियरी ऑफ थॉमस हॉब्स इज नॉट बोर्न फ्रॉम द ह्यूमन मेथड बट फ्रॉम द नेचुरल लॉ। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखना है। रूसो का देखते हैं एक बार। रूसो का मत है कि हॉब्स का सिद्धांत जो है आत्म विरोधी और उद्वेगजनक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर लेंगे। रूसो बिलीव्स दैट हॉब्स थियरी इज इटसेल्फ, हॉब्स थियरी इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी एंड डिस्टर्बिंग। ठीक है, जीएस कावका, कावका ऐसा लिखा जाए, कावका, चलो जैसा भी है ठीक है। काव के अनुसार थॉमस हॉब्स एक क्या है, पक्का अहमवादी है। तो कावका कहता है थॉमस हॉब्स इज अ स्टाउंच अहमडिस्ट। फिर थॉमस हॉब्स कहता है विधि के संबंध में क्या कहता है, स्वतंत्रता के संबंध में क्या बोलता है हॉब्स, कहता है कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। हॉब्स कह रहा है जहां पे विधि नहीं होगी वहीं पर स्वतंत्रता होगी, जहां पे विधि का दायरा बढ़ता जाएगा, राज्य का दायरा बढ़ता जाएगा, कानून का बढ़ता दायरा क्या करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी लाएगा। एक तो हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक है, तो ये विधि को कम करना चाहता है, लेकिन इसने जाने अनजाने में विधि को सर्वोच्च संस्था बनाया, विधि को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, तो इसने विधि के माध्यम से सर्वोच्चता जो स्थापित की है, या कह लें संप्रभुता के माध्यम से भी इसने विधि को आगे बढ़ाया है, कानून को आगे बढ़ाया है। तो इसने कहा कि विधि जहां पे नहीं होगी, जहां पे कानून चुप रहेगा, वहीं पे स्वतंत्रता आपको मिल सकती है। थॉमस हॉब्स कहता है प्राकृतिक विधि व कानून, प्राकृतिक विधि व प्राकृतिक अधिकार में वही अंतर है जो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में अंतर है। तो ऐसा हॉब्स का मानना है। ठीक है, हॉब्स डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स is the same as a difference between freedom and responsibility। फिर हॉब्स कहता है प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक व नागरिक स्वतंत्रता। देखो हॉब्स कह रहा है क्या, प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक है और नागरिक स्वतंत्रता कैसी है, कृत्रिम है। नागरिक स्वतंत्रता व्यक्तियों ने बनाया है और प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थी
वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई थी। फिर हॉब्स कहता है न्याय व अन्याय समान पर लागू होता है, न कि अकेले व्यक्ति पर लागू होता है। वाहन कहता है हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, है ना, कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी, इन सब का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बीपीएससी। हॉब्स नेचुरल फ्रीडम इज अ नेचुरल एंड सिविल फ्रीडम इज आर्टिफिशियल। हॉब्स कहता है जस्टिस एंड इनजस्टिस अप्लाई टू इक्वल नॉट ओनली सिंगल पर्सन। वाहन कहता है इन हॉब्स thoughts on one hand there is anarchism and one another hand there is a danger of despotism। फिर वेपर का स्टेटमेंट आता है। वेपर का स्टेटमेंट के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा, ठीक है। वेपर का स्टेटमेंट है राजनीतिक विचारों के इतिहास में हॉब्स का कृत्रिम संप्रभुता ही पहली व्यवस्था है। वेपर वगैरह मैंने आपको बताया, डब्ल्यूटी जोन्स, इन सब कहाँ पे आते हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आते हैं। हॉब्स ने एक, जोन्स कहता है, डब्ल्यूटी जोन्स ने एक निरंकुश व दानवी शक्ति के संगठन के द्वारा वास्तव में राज्य को समाप्त कर दिया है, ऐसा डब्ल्यूटी जोन्स कहता है। सिविली कहता है हॉब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक माना जा सकता है, ऐसा सिविली ने बोला। वेपर ने बोला इन द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल थॉट्स हॉब्स वर्क एज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ सॉवर्निटी। डब्ल्यूटी जोन्स हॉब्स वर्चुअली abolishes the state by the organization of an autocratic and democratic power। सिबली कहता है कि हॉब्स कैन बी कंसीडर द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द मॉडर्न नेशनल स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है हॉब्स। अब अगले वीडियो की तैयारी हम करते हैं लॉक की तरफ। अगले पार्ट में हम लॉक को पढ़ेंगे, लॉक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 120 पेजेस में मैंने इसको बनाया हुआ है। अब आप 120 पेजेस में पूरी बुक पढ़ जाते हैं, है ना। तो डिटेल में बनाने का मतलब है कि जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है, कोई आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, कोई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है ना, कोई बीए एमए कर रहा है, तो ऐसा सिलेबस बनाओ जो सबके लिए काम हो, है ना। इसमें आपको फैक्चुअल डेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन, अब आपको इस पर जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तब आपका जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और मजबूत होगा। अभी आप क्वेश्चन जब बना के दिखाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने पॉलिटिकल थ्योरी का कंप्लीट टेस्ट सीरीज देख लिया है, वैसे ही हम पॉलिटिकल थिंकर्स में भी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, आईजीपी, है ना, इन सब पर हम सारे क्वेश्चन स्कोर करेंगे। बट धीरे धीरे आप पेशेंस रखें, चीजों को पहले हम थ्योरी बेस को कवर करेंगे, थिंकर्स को कवर करेंगे, है ना। जो पहले हमारे कॉन्सेप्ट है पहले उनको सीखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, लेकिन लगाएंगे जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।